दोस्तों, मैं सीए विक्रम कुमार। आज हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर्स के कंसेप्ट को रिवाइज करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? सम बनाने से पहले अगर आप कंसेप्ट का रिवीजन किए बिना सम को बनाने चलते हो तो वैसा ही होता है जैसा आप गूगल मैप के बिना ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों, अगर हम वैल्यूएशन चैप्टर में दोस्तों अगर हम देखें तो मेनली आपका सेक्शन नंबर 15 है और ये सेक्शन नंबर के 3 सब सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। दोस्तों, अगर आप ये तीनों सबसेक्शंस को बहुत अच्छे से माइंड में रिकॉल कर लेते हो तो दोस्तों आपको वैल्यूएशन चैप्टर के सम में मिस्टेक होने का कोई भी चांसेस रहेगा नहीं। चलो अब हम लोग एक एक करके सबसेक्शंस को डिटेल में क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 आता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। दोस्तों, अगर कोई भी सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है तो जो ट्रांजैक्शंस होता है वो ट्रांजैक्शन में जो कंसिडरेशंस दिए जाते हैं वो कंसिडरेशन को वैल्यू बोला जाता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए, और वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे बातें क्या है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो होता है रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो वही ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाता है दोस्तों। वो तीन कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन आपका है कि वो प्राइस जो ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में, उसमें जो प्राइस इन्वॉल्व है वो प्राइस एक्चुअली में पेड और पेबल हो रहा है दोस्तों। वो प्राइस आपका रियल मनी के फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे कलम दे दो मैं आपको पुराना कॉपी दे देता हूँ, नहीं दोस्तों। यहाँ पे मनी का फ्लो होना चाहिए, दैट मीन्स रियल मनी का फ्लो होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या है? ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये ट्रांजेक्शन्स आपके रिलेटेड पार्टी के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में होता है तो वहाँ पे हाई चांसेज है कि आप प्राइस को मैनिपुलेट करके आप गवर्नमेंट के जीएसटी को मार लोगे दोस्तों। तीसरा कंडीशन ये है कि जो आपका कंसिडरेशन दे रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए वो कंसिडरेशन आपका सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसके बाद रिसिपिएंट सप्लायर को कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, ना तो गुड्स के टर्म में दे रहा है, ना तो सर्विस के टर्म में दे रहा है, या ना कोई अदर बेनिफिट रिसिपिएंट सप्लायर को पहुंचा रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन को दोस्तों सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के थ्रू उस वैल्यू की उस सप्लाई की वैल्यूएशन नहीं की जाएगी। वैल्यूएशन रूल के थ्रू उस सप्लाई का वैल्यूएशन किया जाएगा दोस्तों, और ये वैल्यूएशन रूल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल लेवल की बात है दोस्तों। अब नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 जो है ना, वैल्यूएशन का दोस्तों दिल है दिल। इसमें टोटल 5 ऐसे आइटम्स है, वो 5 आइटम को आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमेशा ऐड करना ही है। और वो 5 आइटम क्या है उसे याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक निमोनिक्स बनाया हूँ। ट्रू लव इन्वॉल्व इनफाइनाइट सैक्रिफाइस। ट्रू लव, टी मीन्स टैक्सेस हो गया, लव मीन्स लायबिलिटी हो गई, इन्वॉल्वमेंट मीन्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फिर इनफाइनाइट इंटरेस्ट, सैक्रिफाइस मीन्स सब्सिडी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल है याद रखना सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 के 5 पॉइंटों को। अगर ये 5 पॉइंटों को आप क्लॉज वाइज याद रखते हो और एग्जाम में क्लॉज को मेंशन कर देते हो तो आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा दोस्तों। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के क्लॉज ए की अगर हम बात करते हैं, क्लॉज ए की बात करते हैं तो अगर कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज अंडर अदर लॉ सप्लायर ने रिसिपिएंट से चार्ज किया है तो उसे वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। अगर
क्लॉज नंबर बी बोलता है दोस्तों, अगर कोई लायबिलिटी सप्लायर की लायबिलिटी है लेकिन वो लायबिलिटी का पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड करोगे। यहाँ पे दोस्तों फ्लो ऑफ मनी नहीं देखा जाएगा, किसके जेब से पैसा गया, यहाँ पे ये देखा जाएगा दोस्तों कि लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। अगर वो लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है और सप्लायर रिसिपिएंट से वो लायबिलिटी चार्ज करता है तो उसे दोस्तों वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर सी में क्या है, पॉइंट नंबर सी में है कि उस पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड, सप्लाई से पहले या सप्लाई तक कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होता है तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपके वैल्यूएशन में ऐड होगा। ये इंसिडेंटल एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब क्लॉज नंबर डी क्या बोलता है, क्लॉज नंबर डी बोलता है कि अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट से कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी चार्ज किया है, क्यों चार्ज किया है, क्योंकि रिसिपिएंट ने पेमेंट सप्लायर को डिले किया है, तो इस कंडीशन में इसे भी हम लोग वैल्यूएशन में ऐड करेंगे दोस्तों। इसे भी अभी हम लोग डिटेल्ड में समझते हैं। नेक्स्ट आपका क्लॉज नंबर ई आ जाता है। क्लॉज नंबर ई हो जाता है कि अगर कोई भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है और ये सब्सिडी आपको अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिला है तो ये सब्सिडी को आप अपने प्राइस में दोस्तों ऐड करोगे। अब हम लोग सेपरेट क्लॉज वाइज दोस्तों चलते हैं। पहला क्लॉज को हम लोग देखें सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा गया है अगर कोई भी ड्यूटी, टैक्सेस, सेस, फी एंड चार्जेज लेवी किया गया है एनी अदर लॉ, यहाँ पे ध्यान देने की बातें दोस्तों ये है कि एनी अदर लॉ अदर देन जीएसटी, अगर जीएसटी में कोई जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, टैक्स चार्जेज किया जा रहा है दोस्तों, तो लॉजिकल सी बात है कि वो आपके वैल्यूएशन का पार्ट क्यों बनेगा। आप यहाँ वैल्यूएशन का कैलकुलेशन तो कर रहे हो जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, ड्यूटी, टैक्सेस, सेस, फी या कोई भी चार्जेज सप्लायर रिसिपिएंट से चार्ज करता है तो उसे आप अपने वैल्यूएशन में ऐड करोगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर कोई म्यूनसिपल टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर कोई म्यूनसिपल टैक्सेस है, एंटरटेनमेंट टैक्सेस है या एनी सेस अंडर एनी लॉ है और इसे सप्लायर ने सेपरेटली चार्ज किया है तो इसे आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में दोस्तों ऐड करोगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है दोस्तों जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ। जीएसटी में जो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, सेस अंडर जीएसटी लगता है, ये टैक्स को आपको वैल्यूएशन में ऐड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको एग्जामिनर ट्रैप में ले सकता है एक टीसीएस नाम से। अगर एक क्वेश्चन में आपको टीसीएस दिया गया है तो ये टीसीएस भी आपको वैल्यू में ऐड नहीं करना है दोस्तों। ये टीसीएस को आपके वैल्यू में ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ये कोई टैक्स नहीं है दोस्तों। ये डायरेक्ट टैक्स में इंटरिम टैक्स कलेक्शन करने का एक डिपार्टमेंट का सिस्टम है, तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है ये टीसीएस को अपने वैल्यूएशन में ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। अब क्लॉज नंबर ए आपको पता चल चुका। क्लॉज नंबर ए अगर देखें, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फी, चार्ज अदर देन जीएसटी, अदर देन बाय एनी अदर लॉ अदर देन जीएसटी चार्ज किया गया और इसे सप्लायर रिसिपिएंट से सेपरेटली चार्ज करता है तो आप इसे वैल्यूएशन में ऐड करोगे दोस्तों। क्लॉज नंबर 2 में आपका क्या दिया गया है? क्लॉज नंबर 2 में दिया गया है कि अगर कोई सप्लायर की लायबिलिटी है और उसे रिसिपिएंट पे किया है, ऐसी लायबिलिटी जो लायबिलिटी सप्लायर की बनती है लेकिन वो लायबिलिटी सप्लायर ने पे नहीं किया, सप्लायर के एवज में रिसिपिएंट या एनी थर्ड पर्सन पे कर दिया तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड करोगे दोस्तों। यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी को नहीं देखा जाएगा कि मनी किसके जेब से निकला है, यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उस लायबिलिटी की सप्लायर की है और सप्लायर के वैल्यूएशन में इसे ऐड किया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों एनी अमाउंट द सप्लायर वॉज लायबल टू पे, एनी अमाउंट द सप्लायर वॉज लायबल टू पे, वो अमाउंट के लिए सप्लायर लायबल है पे करने के लिए, लेकिन आपका रिसिपिएंट ने इसे पे कर दिया, तो इसे आप अपने वैल्यूएशन में दोस्तों ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है कि सप्लायर गुड्स की डिलीवरी रिसिपिएंट के साइट तक करेगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट और फ्रेट इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की बनती है, लेकिन फ्रेट और फ्रेट इंश्योरेंस अगर रिसिपिएंट ने पे कर दिया है तो भी इसे हम वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेट एंड फ्रेट इंश्योरेंस की किसकी है? फ्रेट एंड फ्रेट इंश्योरेंस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सप्लायर की है, इसीलिए आपका वैल्यूएशन में ऐड किया जाएगा। दोस्तों देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है दोस्तों। अब अगर क्लॉज नंबर सी की बात अपन करते हैं, तो क्लॉज नंबर सी में बोला गया है कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस उस पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड है तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड करोगे। यहाँ पे क्या देखा जाएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने सप्लाई किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस हुई है तो उसे हम ऐड करेंगे वैल्यूएशन में, और ये सप्लाई के पर्टिकुलर टाइम पे भी अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है तो उसे भी हम लोग वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों सप्लाई हो जाने के बाद अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड नहीं करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल है कि डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम तक सप्लायर ने जो भी चार्ज किया सब वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल पैकिंग चार्जेस चाहे जनरल पैकिंग चार्जेज हो या स्पेशल पैकिंग चार्जेज हो, पैकिंग चार्जेज चाहे आपका नॉर्मल पैकिंग चार्जेज हो चाहे आपका स्पेशल पैकिंग चार्जेज हो, वो आपके वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा। फिर हम कमीशन की बात करें, अगर उस पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड सप्लायर ने रिसिपिएंट से कोई कमीशन चार्ज किया है तो वो कमीशन भी आपका वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा। तीसरे क्या है, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन या टेस्टिंग चार्जेज। अब सप्लायर एंड रिसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि एक पर्टिकुलर मशीन रिसिपिएंट के साइट पे जाके वो डिलीवर करेगा और सप्लायर रिसिपिएंट के साइट पे जाके उस मशीनरी को इंस्टॉल भी करेगा। तो इन दिस केस दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्जेज जो रिसिपिएंट सप्लायर से रिकवर करेगा उसे भी आप वैल्यूएशन का पार्ट बनाओगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन या डिजाइन चार्जेस, सप्लाई से पहले कोई इंस्पेक्शन की लायबिलिटी है या कोई डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे भी आप वैल्यूएशन में ऐड कर दोगे। वेइंगमेंट या लोडिंग चार्जेस, आउटवर्ड हैंडलिंग डन बिफोर द डिलीवरी से पहले अगर कोई आउटवर्ड हैंडलिंग हुआ है दोस्तों तो उसे भी आप वैल्यूएशन में ऐड कर दोगे। फ्रेट अरेंज बाय द सप्लायर, अब क्या है, बात वही आ गई कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट बना है कि भैया सप्लायर आप हमें सप्लाई जो करोगे मेरे रिसिपिएंट के प्लेस पे जाके डिलीवर करोगे। इन दैट केस सप्लायर ने जो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, फ्रेट चार्जेस जो पे किया उसे भी आप वैल्यूएशन में ऐड करोगे। यहाँ पे जो ट्रांजिट इंश्योरेंस है वो ट्रांजिट इंश्योरेंस को भी आप वैल्यूएशन का पार्ट बनाओगे दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्लॉज नंबर डी आ जाता है। क्लॉज नंबर ए बी सी हमने पढ़ लिया। क्लॉज नंबर ए टैक्स से रिलेटेड था, क्लॉज नंबर बी किससे रिलेटेड था, क्लॉज नंबर बी आपका सप्लायर की लायबिलिटी से रिलेटेड था। क्लॉज नंबर सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड था। अब क्लॉज नंबर डी आपका क्या आता है, क्लॉज नंबर डी बोला गया है कि अगर सप्लायर रिसिपिएंट से कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी
चार्ज करता है। किस चीज के लिए चार्ज करता है? रिसिपिएंट ने कंसिडरेशन डिले पेमेंट किया, उसके एवज में अगर सप्लायर कोई इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी चार्ज करता है तो उसे आप वैल्यूएशन का दोस्तों पार्ट बनाओगे। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देने वाली बातें हैं। सपोज करो आपने इंटरेस्ट 100 रुपया, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी जो भी नाम दो, वो 100 रुपया रिसिपिएंट ने सप्लायर से रिकवर किया, तो ये 100 रुपया जो है आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा दोस्तों, और इसे बैक कैलकुलेशन किया जाएगा टैक्सेबल वैल्यू बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दे दिया गया, सपोज कीजिए आप 5%, ये इंटरेस्ट के ऊपर 5% जीएसटी का रेट है, तो आप यहाँ जो बैक कैलकुलेशन करोगे 100 डिवाइडेड बाय 105%। और अगर क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 18% जीएसटी का रेट मानोगे, और ये जो 100 रुपया है, ये 100 रुपया को बैक कैलकुलेशन करने के लिए 118% से डिवाइड करोगे दोस्तों, दैट्स इट। और ये इंटरेस्ट पे आपको जीएसटी की लायबिलिटी कब बनती है? जीएसटी की कब लायबिलिटी बनती है? तो इसके लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई में कहा गया है कि अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी सप्लायर रिसिपिएंट से रिकवर करता है और वो इंटरेस्ट एक्चुअली में जब सप्लायर को मिल जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी बनती है दोस्तों। सपोज फॉर एग्जांपल टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप 15 दिन से ऊपर डिले करते हो तो आपसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ हम रिकवरी एज ए इंटरेस्ट करेंगे। लेकिन रिसिपिएंट ने क्या किया? रिसिपिएंट को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया और वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, और रिसिपिएंट ने रिक्वेस्ट किया सप्लायर से कि आप हमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट छोड़ दो, और सप्लायर ने इंटरेस्ट का कंपोनेंट छोड़ दिया। इन दैट केस दोस्तों वो इंटरेस्ट वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो इंटरेस्ट रिसिपिएंट ने एक्चुअली सप्लायर से क्योंकि वो इंटरेस्ट का पार्ट सप्लायर ने रिसिपिएंट से रिकवर कर ही नहीं पाया, और यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में फॉल नहीं किया, और उसके ऊपर दोस्तों जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब हम लोग क्लॉज नंबर ई की ओर आते हैं। क्लॉज नंबर ई में बोला गया है कि अगर कोई सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, कौन से प्राइस से? उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या उस पर्टिकुलर सप्लाई से अगर कोई सब्सिडी डायरेक्ट लिंक है और ये सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है, तो वो सब्सिडी को भी आप अपने वैल्यूएशन में दोस्तों ऐड करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें कौन सब्सिडी देगा? सपोज करो आपको पेरेंट कंपनी ने आपको दे दिया, कोई ट्रस्ट है या एनजीओ है, वो आपको सब्सिडी दे दिया, और वो सब्सिडी पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन या उस सप्लाई से लिंक है, तो उस सब्सिडी को आप अपने वैल्यूएशन में ऐड करोगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है, एग्जामिनर आपको छोटा सा पॉइंट में लिख देगा कि वो पर्टिकुलर सब्सिडी जो मिला है वो पर्टिकुलर सब्सिडी दोस्तों जनरल सब्सिडी है, जनरल सब्सिडी है, तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड नहीं करोगे। या आपको धीरे से लिख देगा कि सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस या सब्सिडी नॉट लिंक टू दिस सप्लाई, इन दिस केस भी आप ये सब्सिडी ऐड नहीं करोगे दोस्तों। तो सब्सिडी से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ये आपका डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और ये अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा क्या है? वो जनरल सब्सिडी वो जनरल सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या है? वो आपका सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग देखेंगे सब्सिडी से रिलेटेड। तो इसी के साथ दोस्तों आपका सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 को कर लेते हैं। क्या है? ट्रू लव इन्वॉल्व इन फाइनाइट सेक्रीफाइस। दोस्तों इसका निमोनिक्स आप लोग याद रखो, ट्रू लव इन्वॉल्व इन फाइनाइट सेक्रीफाइस। ट्रू मीन्स ट्रू लव, ट्रू लव मीन्स पहला टी आ गया आपका टैक्सेस, एल मीन्स लायबिलिटी,
आई मीन्स इंसिडेंटल एक्सपेंस, आई मीन्स इंटरेस्ट, एस मीन्स सेक्रीफाइस। दोस्तों अगर आप इसे याद रखते हो तो आप इजीली सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 को क्लॉज वाइज याद कर लोगे, और अगर क्लॉज को एग्जाम में मेंशन करते हो तो आपका एग्जामिनर आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 की ओर चलते हैं। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 की ओर चलते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने बात किया कि जो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में चीज़ों को ऐड करेंगे, और यहाँ पे चीज़ें ऐड करने का टोटल 5 है। 1 टैक्स, 2 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 में आपका टैक्स हो गया, टू में आपका सप्लायर की लायबिलिटी आ गई, 3 में आपका सी में आपका इंसिडेंटल एक्सपेंस आ गया, सी में आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेज आ गया, डी में आपका डी में आपका इंटरेस्ट लेट फी आ गया, एंड ई में आपका सब्सिडी आ गया। दोस्तों ये हमने ऐड कर दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू में। अब आप सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में डिस्काउंट को माइनस करोगे और इसके साथ आपका आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट को लेस करने के लिए दोस्तों, डिस्काउंट को लेस करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, आप ये देखो कि डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है। अगर डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है और ये डिस्काउंट आपके इनवॉइस में रिकॉर्ड है तो कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप उस डिस्काउंट को आप अपने वैल्यू से माइनस कर दो। वो डिस्काउंट चाहे किसी भी नाम से दिया गया है वो मैटर नहीं करता है दोस्तों। वो डिस्काउंट चाहे आपको ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या वॉट एवर नेम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ मैटर। मैटर ये है कि डिस्काउंट आपको बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दिया गया है और ये डिस्काउंट आपके इनवॉइस में रिकॉर्ड है। दोस्तों नेक्स्ट डिस्काउंट से रिलेटेड क्या है, अगर डिस्काउंट आपको आफ्टर सप्लाई दिया गया है और आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दिया गया है और अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो वो भी डिस्काउंट को आप अपने वैल्यूएशन में से डिडक्ट कर दोगे। ये 3 कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वो डिस्काउंट से रिलेटेड एग्रीमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, या तो बिफोर सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये एग्रीमेंट, डिस्काउंट से रिलेटेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दोस्तों। और वो जो डिस्काउंट का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइस है दोस्तों। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, रिसिपिएंट ने आईटीसी को रिवर्स कर दिया डिस्काउंट के प्रपोर्शन में। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है आफ्टर सप्लाई, तो आप वो डिस्काउंट को अपने टैक्सेबल वैल्यू से, अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर दोगे दोस्तों। और ये 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ तो आप इसे अपने वैल्यूएशन में से माइनस नहीं करोगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको सरप्राइज डिस्काउंट या सेकेंडरी डिस्काउंट, दोस्तों अगर आपको कोई ईयर एंड सरप्राइज डिस्काउंट मिल रहा है या सेकेंडरी डिस्काउंट अनाउंस कर दिया और उसका कोई भी प्रायर एग्रीमेंट नहीं है, चाहे ये डिस्काउंट कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, आप जीएसटी के लिए जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं उसमें आप इसे माइनस नहीं करोगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम कुछ एग्जामिनर का ट्रैप देखें, आपको एग्जामिनर ट्रैप कर सकता है एग्जाम में, वो कुछ 6 पॉइंट 7 पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, वही जीएसटी ऑन जीएसटी, जीएसटी के कंपोनेंट को आपको टैक्स नहीं लगाना है। दूसरा क्या है, सब्सिडी से रिलेटेड, सब्सिडी को ध्यान से देखो। सब्सिडी अगर गिवन है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो सब्सिडी आपका डायरेक्टली लिंक टू
द प्राइस है तो वो सब्सिडी को आप अपने वैल्यूएशन में ऐड कर दोगे। तीसरा नंबर, टीसीएस को लेके कंफ्यूज आपको नहीं होना है, टीसीएस के अमाउंट को आपको वैल्यूएशन में ऐड नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट के टाइमिंग को देखो। डिस्काउंट का टाइमिंग, अगर आपका डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दिया गया है और वो डिस्काउंट आपका इनवॉइस में मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डिडक्ट कर दो। और अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई दिया गया है तो आप 3 कंडीशन को देख लो। पहला कंडीशन एग्रीमेंट, पहला कंडीशन आपका एग्रीमेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, वो एग्रीमेंट आपका स्पेसिफिक बिल से रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरा क्या है, रिसिपिएंट उस डिस्काउंट के प्रोपोर्शनेट में आईटीसी का रिवर्सल कर दिया हो। तो आपको डिस्काउंट से रिलेटेड इतने चीज़ों को दोस्तों देखना है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर में क्या हो जाता है, 5वां नंबर में जो आपका एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों की लायबिलिटी सप्लायर की थी लेकिन उसे रिसिपिएंट ने पे कर दिया। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी को हम लोग दोस्त नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे उस पर्टिकुलर लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है तो उसे आप वैल्यूएशन में ऐड करोगे। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे मनी का फ्लो कोई मैटर नहीं करता है। एंड छठा पॉइंट आपका आ जाता है इंक्लूसिव अमाउंट। अब इंटरेस्ट, इंक्लूसिव अमाउंट फॉर इंटरेस्ट। अगर सप्लायर रिसिपिएंट से कोई भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट, अगर सप्लायर रिसिपिएंट से कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या फी चार्ज करता है तो वो अमाउंट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। और अगर क्वेश्चन में उस इंटरेस्ट पे जीएसटी का रेट दिया है तो उस रेट से अमाउंट को बैक कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। अगर जीएसटी का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो 18% मानते हुए आप उस इंटरेस्ट अमाउंट का बैक कैलकुलेशन करेंगे जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। और इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी का पेमेंट तभी करना पड़ेगा जब आप एक्चुअली में उस इंटरेस्ट के अमाउंट को रिकवर कर लेते हो सप्लायर से। तो दोस्तों इसी के साथ आपका वैल्यूएशन का चैप्टर खत्म होता है और इसे हम लोग, ये सारे जितने भी कंसेप्ट को अभी हमने रिवाइज किया है, इसे हम लोग अब एक स्नैप में देखते हैं, एक सीट में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने प्राइस से रिलेटेड देख लिया चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग प्राइस को तय करेंगे कि प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन है या नहीं है। प्राइस कहीं ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं रिलेटेड पार्टी के बीच में तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी के बीच में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल होनी चाहिए। प्लस इस प्राइस में आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के 5 चीज़ों को ऐड करोगे और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में आप डिस्काउंट को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन में जो जीएसटी का रेट है वो जीएसटी के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जीएसटी रेट आ जाता है दोस्तों। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के लिए आपका 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो प्राइस आपका पेड या पेबल होनी चाहिए, डेट मीन्स रियल होनी चाहिए। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ट्रांजेक्शन आपका अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होनी चाहिए और आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपने सप्लायर को कुछ नहीं दिया है, ना तो आपको गुड्स दिया है, ना कोई सर्विस दिया है, इनडायरेक्टली ना कोई बेनिफिट पहुंचाया है। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में जो दोस्तों 5 चीज़ों को ऐड करते हैं वो 5 चीज़ें क्या है। पहला है टैक्स, दूसरा है सप्लायर की लायबिलिटी अगर रिसिपिएंट पे कर देता है, तीसरा आपका आ जाता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, चौथा आ जाता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, 5वां चीज़ें आ जाता है सब्सिडी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की बातें। इसमें आपको डिस्काउंट से रिलेटेड, अगर डिस्काउंट बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है और ये डिस्काउंट आपके इनवॉइस में मेंशन है तो ये डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दिया गया है तो 3 कंडीशन को देखा जाएगा। क्या प्रायर एग्रीमेंट रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में एग्जिस्ट करता है और वो एग्रीमेंट पर्टिकुलर इनवॉइस लिंक्ड एग्रीमेंट होनी चाहिए और रेसिपिएंट डिस्काउंट के प्रोपोर्शनेट में आईटीसी को रिवर्स कर दिया हो तो ये डिस्काउंट को आप अपने वैल्यूएशन में से माइनस कर दोगे दोस्तों। जीएसटी के आपका वैल्यूएशन चैप्टर में बस इंटर लेवल पे आपको इतना ही है दोस्तों। अगर इतने चीज़ों को आप माइंड में रखते हो तो मुझे काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आप वैल्यूएशन के कोई भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 8210805490।
दोस्तों अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी को डिस्कस करने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो और मैं अपने टाइम के अनुसार आपको कॉल कर लूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा कि वैल्यूएशन चैप्टर के कुछ सम्स का भी प्रैक्टिस करवा दूँ। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।